जय हिंद। आप लोगों का शशांक एंड दीपू चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेल के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बायोलॉजी है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो और दूसरा है लॉजी। बायो मतलब होता है जीव और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को बायोलॉजी कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी की परिभाषा की ओर जाएं तो देखेंगे यहाँ कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। इसीलिए जीव विज्ञान के जनक के रूप में विज्ञान के जनक के रूप में किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। एक तो आप देख रहे हैं जियोलॉजी है और दूसरा बॉटनी। लेकिन जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिक्स करके हम क्लास 12 तक पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, अपर क्लास में जाएंगे, जैसे कि बीएससी कर रहे हैं तो वहां पे इनको अलग अलग लेके भी पढ़ा जाता है जैसे जैसे हम अपर क्लास में जाएंगे। ठीक, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे आएंगे तो देखेंगे कि जूलॉजी के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु। क्योंकि मैं अभी अगली स्लाइड में पिछली स्लाइड में बताया था कि जूलॉजी के बारे में सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया था। ठीक, फिर आता है कोशिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। यहाँ से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास 9th हो, इसमें हमेशा इससे कोशिका से क्या क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे पहले कोशिका को समझने के लिए हमको इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। कोशिका जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, लेकिन ये इंग्लिश भाषा में इसको सेल कहा जाता है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए या बायोलॉजी की भाषा में देखा जाए तो सेल को साइटो कहते हैं। अगर आप कहीं भी बायोलॉजी में देखेंगे तो साइटो नाम से ही मिलेगा। इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले कोशिका के बारे में सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मृत आया हुआ है, मतलब कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने फिगर लगाया हुआ है, देखिए कि जब पहली बार कोशिका कार्क में खोजी गई थी, मतलब निर्जीव वस्तु में खोजी गई थी, तो इसी तरीके से दिख रही थी जो आपको इसमें दिख रहा है। आगे चलते हैं। आगे स्लाइड में देखिए कि सर्वप्रथम मैं बताया कि मृत कोशिका में सबसे पहले कौन खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे दे रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenहोक ने किया। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। फिर अगला नंबर आता है कि रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया था। अब जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम केवल कोशिका के परिचय के बारे में जान रहे हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो कोशिका के अंग, उसके कार्य, सारी चीजों को हम समझते चलेंगे। लेकिन ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये केवल परिचय है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। अब देखिए दो नाम यहाँ पे आए हैं, एक रॉबर्ट हुक और एक रॉबर्ट ब्राउन, दोनों सेम सिमिलर है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि केंद्रक की बात करेगा तब आप रॉबर्ट ब्राउन बताएंगे, लेकिन अगर कोशिका की खोज की बात करेगा निर्जीव वस्तुओं में तब कौन बताएंगे? रॉबर्ट हुक बताएंगे। ठीक, अब देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक फिगर लगा दिया था कि कोशिका में केंद्रक। अब देखिए ये पूरा जो ये है ये कोशिका है, लेकिन इसके अंदर जो है ये केंद्रक है। ठीक, अगली स्लाइड पे भी वही चीजें लिखी है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। फिर आगे चलते हैं तो साल्डन एंड शॉन ने सिद्धांत दिया था कोशिका के बारे में कि कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोशिका जो है वो अंग है। ये आप ध्यान दीजिएगा, कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको जब हम आगे स्लाइड में चलेंगे तब हम उसको और डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है मृत कोशिका।
मृत कोशिका को अगर बोला जाए बायोलॉजी के टर्म में तो उसको नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका बोला जाता है बायोलॉजी के टर्म में नेफ्रोसिस। और सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक। आगे देखिए, अगर कोशिका की बड़ी छोटी मतलब कि ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है, और सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ये दुनिया के हिसाब से है, ना कि ह्यूमन के हिसाब से। मैं अगले वाले स्लाइड में आपको ह्यूमन के भी हिसाब से समझाऊंगा। ठीक। अगर ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन में अगर देखेंगे तो मानव में सबसे छोटा स्पर्म होता है, और मानव में सबसे बड़ा अगर बोला जाए तो अंडाणु होता है। अब ये अंडाणु और स्पर्म के बारे में जब हम आगे चर्चा करेंगे बायोलॉजी में तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो आप सिंपल बता दीजिएगा क्या है, स्पर्म है, और सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु है। आगे चलते हैं, मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। अब देखिए, बड़ा और लंबी में दो अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा तो ये लंबी है, लेकिन अगर मैं खूब मोटा सा इसमें लाइन खींचा, खूब मोटा सा यहाँ पे देखिए लाइन खींच रहा हूँ, तो अब ये लंबा के साथ साथ मोटा भी है। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे कि कुतुब मीनार और ताजमहल। ताजमहल जो है वो बड़ा है, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, एक लंबी क्या है, इमारत है। मतलब वो कुतुब मीनार लंबा है, लेकिन ताजमहल क्या है, बड़ा है। ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। बड़ा और लंबा में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि अगर बड़ा पूछेगा तो अंडाणु बताइएगा, और अगर लंबा पूछेगा तो न्यूरॉन बताइएगा। ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब विभाजन रहित का मतलब कि ऐसा सेल जो कभी डिवाइड होकर दूसरा सेल नहीं बना पाता। जैसे देखिए, ये फिगर में मैं बताया हूँ, यहाँ पे देखिए फिगर में कि एक कोशिका है जो टूट के और अलग होके दूसरी कोशिका का निर्माण कर लिया। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ये टूट के अलग नहीं होता है। लेकिन जो सबसे तेज विभाजन जो होता है वो लीवर के अंदर होता है। लीवर के अंदर अगर थोड़ी सी भी टूट फूट होगी तो एक कोशिका अलग और एक कोशिका अलग होके अलग अलग रूप में अपना कार्य करने लगती है। तो अगर पूछेगा कि कौन सी ऐसी कोशिका जो विभाजत मतलब कि बटती नहीं है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन। क्या बताएंगे, न्यूरॉन। लेकिन अगर बोलेगा कि सबसे तेज विभाजित कौन होता है, तब बताएंगे लीवर विभाजित होता है। ठीक। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, आप लोगों को फिगर को इसमें हम समझाने की कोशिश किए हैं कि कैसे कोशिका और मतलब कोशिका, फिर ऊतक, फिर ऑर्गन और हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर हम एक सिंपल ईंट लेते हैं, तो अगर ईंट को कलेक्ट कर करके अगर हम एक दीवार बनाते हैं, और फिर उसी दीवार को अगर कई मिक्सअप कर देते हैं तो फिर एक क्या बन जाता है, रूम बन जाता है। और फिर कई रूम मिलके किसका निर्माण कर देते हैं, घर का निर्माण कर देते हैं। तो वैसे ही आप समझिए कि जो हमारे शरीर में कोशिका होती है, ठीक? हमारी जो कोशिका होती है, कई एक कोशिका सिंपल लगी तो एक ईंट के समान है, लेकिन कई कोशिका मिल जाएँगी तो ऊतक का रूप ले लेंगी। और कई ऊतक अगर मिल जाएँगे तो हमारे शरीर के एक-एक ऑर्गन, जैसे मान लीजिए हार्ट, किडनी, इन सब का ऊतकों के द्वारा कई ऊतक मिल जाएँगे तो उससे निर्माण होगा, और फिर उसके बाद हम लोग के क्या हो जाएगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो यही कोशिका के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो अभी अगली वीडियो जब मेरी आएगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि उसमें कोशिका के कार्य क्या होते हैं, या कोशिका के पार्ट क्या होते हैं, उनका क्या कार्य क्या होता है, इसके बारे में। ये बस एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक। धन्यवाद।